हीट। इस वीडियो में हम हीट से रिलेटेड जनरल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। देखिएगा, हीट और टेम्परेचर दो पक्के दोस्त हैं। अगर एक को डिफाइन करना हो तो दूसरे की मदद लेनी ही होती है। जैसे हमने टेम्परेचर को डिफाइन किया था तो वहाँ हमने हीट की टर्म यूज़ की थी। अब अगर हमें यहाँ हीट को डिफाइन करना है तो हमें टेम्परेचर की टर्म यूज़ लेनी होगी। तो देखिए किस प्रकार से डिफाइन किया जाता है। अपने पास में दो ऑब्जेक्ट हैं, ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी। दोनों का टेम्परेचर अलग अलग है। ए का टेम्परेचर हम मान लेते हैं T1 है और बी का टेम्परेचर है T2। कंडीशन ये है कि T1 इज नॉट इक्वल्स टू T2, यानी दोनों का टेम्परेचर इक्वल नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों ऑब्जेक्ट को सटा करके रखेंगे, यानी आपस में मिला देंगे, इनके एक सरफेस को टच कर देंगे। कहने की बात यह है। अब देखिए, इनिशियल जब इनको टच कर रहे हैं तब तो इनके टेम्परेचर यही हैं, लेकिन अब क्या होगा, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से एक एनर्जी इसमें ट्रांसफर होगी एक दूसरे में। ठीक है। टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से ये जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, इसी एनर्जी को बोला जाता है हीट। इसका मतलब हीट एक एनर्जी ही है, एनर्जी का फॉर्म है हीट। देखिए, इस ब्रह्मांड में जितनी भी सारी क्रियाएं हैं वो सब एनर्जी की फॉर्म होती हैं। उनको डिफाइन करने का तरीका अलग अलग है। तो यहाँ पे जो एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है या ट्रांसफर जो एनर्जी हो रही है वो कौन सी एनर्जी है, वो हीट है। अब ये एनर्जी कब तक ट्रांसफर होगी, जब तक कि T1 इक्वल्स टू T2 ना हो जाए। दोनों का टेम्परेचर जब तक सेम ना, इक्वल ना हो जाए, तब तक ये एनर्जी ट्रांसफर होती रहती। अब इसी चीज़ को अगर आपको थ्योरेटिकली एक लाइन में डिफाइन करना हो तो वो हम इस प्रकार से कर देंगे। ये जो अभी मैंने आपको समझाया है उसी का थ्योरेटिकली लाइन है कि तापमान अंतर के कारण विभिन्न वस्तुओं के मध्य आदान प्रदान होने वाली ऊर्जा के रूप को ही उष्मा कहा जाता है। यही मैंने आपको अभी समझाया है कि ये जो एनर्जी एक्सचेंज हो रही है वही एनर्जी क्या है, हीट है। क्लियर है। सेकंड बात आती है कि हमें किस प्रकार से पता चलता है कि किसी ऑब्जेक्ट से एनर्जी है वो, सॉरी, जो हीट है वो रिलीज हो रही है या वो ऑब्जेक्ट उस हीट को गेन कर रहा है। ये पता चलता है इसी के दोस्त टेम्परेचर की मदद से। किस प्रकार से समझते हैं। ये अपने पास में कोई ऑब्जेक्ट है, इसको हम दे रहे हैं हीट। हीट क्या कर रहे हैं, हम इसे हीट दे रहे हैं। इसका मतलब हीट इस ऑब्जेक्ट के अंदर ट्रांसफर हो रही है। हीट ट्रांसफर होगी तो इस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, क्योंकि हीट एक एनर्जी है। हीट या एनर्जी जब भी किसी ऑब्जेक्ट को मिलेगा तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। और अगर इसी ऑब्जेक्ट से हम हीट को निकालें, अगर हम हीट को इस ऑब्जेक्ट से बाहर निकालते हैं तो इस कंडीशन में इस ऑब्जेक्ट का जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होता है। एक तो आप इस प्रकार से इसे डिफाइन कर सकते हैं। दूसरा आप डिफाइन कर सकते हैं कि आपके पास में ये ऑब्जेक्ट है और आपने थर्मामीटर की सहायता से देखा कि इस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब हम इस ऑब्जेक्ट को हीट दे रहे हैं, यानी यह ऑब्जेक्ट हीट को गेन कर रहा है। और अगर आपने थर्मामीटर से मापा किसी एट इंस्टेंट पर और आपने देखा कि इस ऑब्जेक्ट का जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज हो रहा है समय के साथ साथ, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट हीट को रिलीज कर रहा है। इसमें से हीट निकल के वातावरण में जा रही है। इसका मतलब यहाँ से हीट हो रही है रिलीज। ठीक है। हीट रिलीज हो रही है तो टेम्परेचर डाउन है, या टेम्परेचर डाउन हो रहा है इसका मतलब हीट रिलीज हो रही है। तो इस प्रकार से हमें पता चलता है कि कोई ऑब्जेक्ट है वो हीट गेन कर रहा है या रिलीज कर रहा है। सेम चीज़ अगर इसी, जो मैंने अभी आपको ये पूरा कंसेप्ट सिखाया है, इसको फिर से अगर थ्योरेटिकली लाइन में डिफाइन करना हो तो हम कुछ इस प्रकार से करेंगे कि किसी वस्तु को ऊष्मा देकर या वस्तु से ऊष्मा लेकर उस वस्तु का तापमान बदला जा सकता है। यही मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था कि अगर हम इस वस्तु को हीट देंगे तो भी इसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। और अगर हम इस वस्तु से हीट बाहर निकालेंगे या ये ऑब्जेक्ट हीट को रिलीज करेगा, तब भी इसका जो तापमान है या टेम्परेचर है वो चेंज होगा। इस कंडीशन में टेम्परेचर डिक्रीज होगा। तो यहाँ से कहने का मतलब यह है, या तो आप उस ऑब्जेक्ट को ऊष्मा दो या उसमें से ऊष्मा निकाल लो, दोनों ही कंडीशन में उस वस्तु के तापमान यानी टेम्परेचर में चेंज अवश्य आएगा। क्लियर है। नेक्स्ट बात हम देखते हैं कि एनर्जी का फ्लो किस डायरेक्शन में होता है। तो ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी है कि हीट का फ्लो है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर होता है। यानी दो ऑब्जेक्ट हैं, ये ऑब्जेक्ट है ए जिसका टेम्परेचर है T1, ये ऑब्जेक्ट है बी जिसका टेम्परेचर है T2, और हमें पता है कि T1 इज ग्रेटर देन है T2। अब हमने क्या किया, इन दोनों ऑब्जेक्ट की एक सिरे को सटा कर दिया है ना, चिपका दिया इनको एक सरफेस से।
अब कंडीशन क्या थी, इसका टेम्परेचर T1 है, इसका T2 है, और हमें पता है कि T1 इज ग्रेटर देन T2, यानी ऑब्जेक्ट ए का टेम्परेचर है वो बी से ज़्यादा है। अब क्या होगा, मैंने आपको बताया कि टेम्परेचर है हाई जिस वस्तु का होगा उसमें से हीट निकलेगी, और जिस वस्तु का टेम्परेचर लो होगा उसमें वो हीट ट्रांसफर होगी। इसका मतलब यहाँ से ए से हीट का ट्रांसफर होगा ऑब्जेक्ट बी के अंदर। तो ये इसकी ट्रांसफर की डायरेक्शन हो गई। यहाँ पे पर्टिकुलर डायरेक्शन से मतलब नहीं है, क्यों? क्योंकि हीट एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। लेकिन हमें तो केवल इतना पता चल रहा है कि कौन सी बॉडी से कौन सी बॉडी में हीट ट्रांसफर होती है, यानी हाई टेम्परेचर वाली बॉडी से लो टेम्परेचर वाली बॉडी की तरफ हीट फ्लो होती है। इसका मतलब अगर मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, ए ऑब्जेक्ट है जिसका टेम्परेचर है T1 और बाहर के इन्वायरमेंट का टेम्परेचर है T2, और हमें पता है कि T1 इज ग्रेटर देन है T2, इसका मतलब इसमें से हीट निकल करके वातावरण में चली जाएगी। और एक टाइम ऐसा आएगा कि वातावरण और इस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर यानी T1 इक्वल्स टू होगा T2। ये स्टोरी इसके लिए भी ट्रू है। अगर T1 इक्वल्स टू T2 होगा तो उस कंडीशन के अंदर हीट फ्लो बंद हो जाएगा, और जैसे ही हीट फ्लो बंद होगा ये दोनों ऑब्जेक्ट कहलाएंगे थर्मल इक्विलिब्रियम, तापीय साम्य अवस्था। यानी जब T1 इक्वल्स टू T2 होगी तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम, तापीय साम्य। इस कंडीशन के बाद में कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं होगी, हीट ट्रांसफर होना बंद हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब T1 इक्वल्स टू T2 हो चुका है। क्लियर है? तो ये था अपना हीट के फ्लो का, हमने समझा कि कौन सी बॉडी से हीट रिलीज होगी, कौन सी बॉडी हीट को गेन करेगी। तो हाई टेम्परेचर की बॉडी रिलीज करती है और लो टेम्परेचर की बॉडी गेन करती है। तो ये तो हमने हीट की डेफिनेशन समझी, जिसमें हमने देखा कि हीट को किस प्रकार से हम डिफाइन करते हैं और टेम्परेचर और हीट का रिलेशन किस प्रकार से डिफाइन होता है। अब हम देखते हैं हीट की कुछ यूनिट्स, है ना, मात्रक। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हीट है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी यानी अदिश राशि है जिसका केवल मैग्नीट्यूड हमारे काम का है, डायरेक्शन से हमें कोई मतलब नहीं होता है। ये अपनी एग्जैक्ट वैल्यू है वो केवल मैग्नीट्यूड के माध्यम से ही प्रोवाइड कर देती है। अब हम बात करते हैं कि इसकी यूनिट क्या होती है। तो हीट की एसआई यूनिट होती है जूल, जिसे हम कैपिटल जे से डिनोट करते हैं। ठीक है। इसकी एक यूनिट होती है अर्ग, ARG, और इसकी एक यूनिट होती है कैलोरी, जिसे हम CAL से डिनोट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ यहाँ पे आती है वो आपको रिलेशन पूछा जाता है जूल और कैलोरी के बीच में, यानी जूल और कैलोरी के बीच में क्या रिलेशन होता है। या मैं बोलूँ कि एक कैलोरी कितने जूल के बराबर होती है, तो एक कैलोरी इक्वल होती है 4.18 जूल। ये होता है कैलोरी और जूल का रिलेशन। तो यहाँ पे हमने देखा कि हीट एक स्केलर क्वांटिटी है जिसकी एसआई यूनिट होती है जूल, जिसकी एक छोटी इकाई होती है अर्ग और एक बड़ी इकाई होती है कैलोरी। जहाँ पे हमने एक कैलोरी बराबर देखा 4.18 जूल होता है, यानी एक कैलोरी 4.18 जूल के बराबर होती है। इसका मतलब कैलोरी एक बड़ी इकाई है हीट की। अब हम बात करते हैं कि एक कैलोरी को किस प्रकार से डिफाइन किया जाता है। तो एक कैलोरी को हम डिफाइन करेंगे, ये अपने पास में कोई पात्र है जिसमें ये जल भरा हुआ है, और इस जल की क्वांटिटी कितनी है, ये 1 ग्राम वाटर है। वाटर है या चाहे कोई भी लिक्विड है, एक बार आप समझिए, ये 1 ग्राम वाटर है जिसका इनिशियल टेम्परेचर है 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड, 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड इसका इनिशियल टेम्परेचर है। हमें क्या करना है, इस 1 ग्राम वाटर के इस 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को इंक्रीज करके हमें पहुंचाना है 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 1 डिग्री सेंटीग्रेड का डिफरेंस आ रहा है। लेकिन कहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड से, हमें इसके टेम्परेचर को करना है 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसके लिए जो हीट होगी ना, रिक्वायर्ड हीट, ये हीट इक्वल होती है 1 कैलोरी के। इतनी हीट को हम बोलते हैं 1 कैलोरी हीट। कितनी हीट, 1 ग्राम पानी को या 1 ग्राम पानी के तापमान को 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ा करके 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा 1 कैलोरी होती है। अब देखिए इसकी एक और यूनिट होती है जिसे हम बोलते हैं ब्रिटिश थर्मल यूनिट, जिसे हम BTU से डिनोट करते हैं, ब्रिटिश थर्मल यूनिट। हीट की ये एक यूनिट है। इसको किस प्रकार से डिफाइन किया जाता है, इसको डिफाइन इस प्रकार से करते हैं कि किसी भी पात्र में मान लीजिए अपने पास में 1 ग्राम जल है, ठीक है। तो इस 1 ग्राम जल
के टेम्परेचर को, जिसका इनिशियल टेम्परेचर है 63 डिग्री फ़ारेनहाइट, इसके टेम्परेचर को इंक्रीज करके करना है 64 डिग्री फ़ारेनहाइट, और इस 63 से 64 डिग्री फ़ारेनहाइट इसके टेम्परेचर को इंक्रीज करना है। उसके लिए जो रिक्वायर्ड हीट होगी वो इक्वल्स टू होती है 1 BTU के। क्लियर है? तो डेफिनेशन क्या बनी कि 1 ग्राम जल के तापमान को 63 डिग्री फ़ारेनहाइट से बढ़ाकर के 64 डिग्री फ़ारेनहाइट करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को 1 BTU बोला जाता है। क्लियर है? फिर बात आती है कि 1 BTU और कैलोरी के मध्य क्या रिलेशन होता है। तो 1 BTU इक्वल्स टू होता है 252 कैलोरी, और 252 कैलोरी का मतलब 1055 जूल। ये रिलेशन होता है BTU कैलोरी और जूल के मध्य का। 1 BTU इक्वल्स टू 252 कैलोरी या 1055 जूल। तो अब तक हम हीट की डेफिनेशन, हीट की यूनिट और हीट कैसी क्वांटिटी है ये चीज़ें समझ चुके हैं। अब हम देखते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट की हीट को हम कैलकुलेट किस प्रकार से करते हैं, किन किन क्वांटिटीज़ पे वो डिपेंड करती है, और किन क्वांटिटीज़ की मदद से हम किसी ऑब्जेक्ट के हीट को कैलकुलेट कर सकते हैं, उसका फॉर्मूला देखते हैं। तो देखिएगा, किसी वस्तु को दी गई या उस वस्तु से ली गई ऊष्मा पदार्थ के द्रव्यमान, उसके तापमान में परिवर्तन और वस्तु के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। इसका मतलब द्रव्यमान m, उसको दिए गए तापमान और उसकी वजह से जो टेम्परेचर डिफरेंस हुआ है, फाइनल माइनस इनिशियल टेम्परेचर, वो इसका मतलब डेल्टा टी, और वस्तु के पदार्थ की प्रकृति। पदार्थ की प्रकृति को डिफाइन करने के लिए आपको न्यूमेरिकल में वैल्यू दी हुई होगी स्पेसिफिक हीट की, उस पदार्थ की स्पेसिफिक हीट दी हुई होगी, वो यहाँ पे आपको उस पदार्थ की प्रकृति को डिफाइन करेगी और उसे हम डिनोट करेंगे C से। तो इतनी चीज़ें आपको रिक्वायर होंगी किसी भी ऑब्जेक्ट की हीट को कैलकुलेट करने के लिए। तो यहाँ से जो हीट का फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा Q इक्वल्स टू MC डेल्टा T। ये आपको याद रखना है। इसका मतलब जहाँ पे Q तो क्या है, हीट है जो हमें कैलकुलेट करनी है किसी ऑब्जेक्ट की, M है उस ऑब्जेक्ट का मास, C है उस ऑब्जेक्ट की स्पेसिफिक हीट, और डेल्टा T है टेम्परेचर डिफरेंस। सब चीज़ें क्लियर हैं? ओके, तो इस फॉर्मूले की मदद से हम हीट को कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट का टोटल मास डिफाइन किया गया है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट का टोटल मास हमारे काम में आएगा, अर्थात अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का, जैसे ये ऑब्जेक्ट है ए, इसके टेम्परेचर को अगर इंक्रीज करना है, इसका मतलब हमें इस ऑब्जेक्ट को देनी होगी हीट। जो ये हम हीट इस ऑब्जेक्ट को देंगे वो इस पूरे ऑब्जेक्ट के मास को डिफाइन करते हुए देंगे। इसका मतलब ये जो हीट है वो इसके परमाणुओं की संख्या पर निर्भर करती है। किस पर करती है? परमाणुओं की संख्या पर, और सभी परमाणुओं के द्रव्यमान पर। किसी एक परमाणु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती, सभी परमाणुओं के द्रव्यमान पर करती है। तभी तो इस फॉर्मूले में हमने इस पदार्थ का मास, टोटल मास m लिया है। तो यहाँ पे ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है कि ये जो हीट है वो परमाणुओं की संख्या पर तो निर्भर करती है, लेकिन एक एक परमाणु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती। इसी को हम थ्योरेटिकली समझाएं तो कुछ इस प्रकार से होगा कि किसी दी गई तापमान वृद्धि के लिए आवश्यक ऊष्मा पदार्थ के सैंपल, यानी जो अपने को पदार्थ दिया हुआ है उसके, उसमें उपस्थित परमाणुओं की संख्या पर निर्भर करती है, ना कि प्रत्येक परमाणु के द्रव्यमान पर। प्रत्येक परमाणु के नहीं, द्रव्यमान की बात आएगी तब तो टोटल मास अपने को जो कैलकुलेशन में लेना है। लेकिन बात, क्वेश्चन आपको डायरेक्ट थ्योरेटिकली ये पूछा जा सकता है कि जो हीट है वो किस पे डिपेंड करती है, तो उसका जो आंसर होगा वो होगा परमाणुओं की संख्या पर निर्भर करती है। और आपको ऐसे पूछा जा सकता है कि किस पे डिपेंड नहीं करती है, तो उसका जो आंसर होगा वो होगा कि एक परमाणु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती या प्रत्येक परमाणु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती। तो यहाँ से ये दो थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जिनका आपको खास ख्याल रखना है कि परमाणुओं की संख्या पर तो निर्भर करती है और प्रत्येक परमाणु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती। तो ये अपना एक छोटा सा डिस्कशन था हीट से रिलेटेड, जहाँ पे हमने हीट की डेफिनेशन, हीट की यूनिट और हीट की एक दो कंडीशन एंड प्रॉपर्टीज देखी थी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।